Assalamu alaikum everyone, welcome to the platform of The Truth International. आप सेकंड वाइफ बनी, सेकंड वाइफ बनना कितना मुश्किल और आसान होता है? ये बहुत मुश्किल काम है। इसके लिए बहुत सेक्रीफाइसेस और कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं जो मेंटली इंसान को सिक कर देता है। इससे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स बहुत पैदा होती है। तो मेरा ये मशवरा कभी किसी को नहीं होगा कि आप किसी की सेकंड वाइफ बने। कि आप किसी की सेकंड वाइफ बने। आपने कहा कि किसी भी लड़की को किसी भी शख्स की दूसरी बीवी नहीं बनना चाहिए। इस्लाम में तो ये चीज़ जायज़ है और मेरे ख्याल से अब हमें इस सोसाइटी में इन चीज़ों को सपोर्ट करना चाहिए। आप क्यों ये बात कर रही हैं? इस्लाम ने बिल्कुल इजाज़त दी है, लेकिन हमारा पूरा इस्लाम जो है पूरे फ़िरके का वो इसी तक महदूद है कि इसमें 4 शादियाँ जायज़ है। अल्लाह ताला ने कहा है कि अगर आप इंसाफ कर सको, इंसाफ का तकाजा ये है कि वो आप कभी नहीं कर सकते। जहाँ पे 3 बंदे होते हैं एक फ्रेम में, आपकी प्राइवेसी नहीं रहती, आप इंसाफ नहीं कर पाते हो। इंसाफ करना सिर्फ खाना पीना कपड़े और पैसे देना नहीं होता जो समझा जाता है। आप किसी की इमोशनल स्टेबिलिटी के साथ इंसाफ कभी नहीं कर सकते। एट अ टाइम आप 2 बंदों के साथ इमोशनल अटैचमेंट नहीं रख सकते। अल्लाह ताला ने आपके लिए इतना एक बड़ा वो बयान किया है कि अगर आप इंसाफ कर सकते हो, इसका मतलब ये है कि आप जन्नत से पुल तोड़ के नहीं ला सकते हो, ये इमेजिनरी होता है। तो आपको लगता है कि पहली बीवी के साथ हमेशा ज्यादती होती है? सोसाइटी में यही है कि जब मर्द पहली बीवी छोड़ के दूसरी शादी करता है तो वो शायद पहली बीवी के साथ ज्यादती कर रहा होता है, लेकिन आपके एक्सपीरियंस में ये ऑपोजिट भी हो सकता है कि दूसरी बीवी के साथ भी हो सकती है, तीसरी बीवी के साथ भी हो सकती है ज्यादती। मर्द जो है ना, मर्द जब दूसरी शादी करता है तो वो पहली बीवी को मनाने के चक्कर में दूसरी को इतना डिग्रेड कर लेता है कि वो पहला रिश्ता भी खो देता है, वो तो गया हाथ से, दूसरा भी खो देता है। राइट। और इसीलिए फिर वो तीसरी और चौथी भी करता है। फिर वो फिर मेंटली स्टेबल नहीं होता, फिर वो तीसरी चौथी पांचवी पर तक का चला जाता है। और जिन मर्दों ने दूसरी शादियां की है तो मोस्ट प्रोबेबली उन्होंने फिर तीसरी और चौथी भी की है, क्योंकि उनकी सेटिस्फेक्शन लेवल पूरी नहीं होती मेंटली। ओके राइट। आगे चलते हैं। मुझे बताएं कि अब आप आने वाले दिनों में खैबर पख्तूनख्वा में कोई चेंज देख रही हैं या नहीं? खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत में एज सच कोई ख़ास चेंज नहीं देख रही हूँ। औरतों के हवाले से ना मुझे इन 13 सालों में, जब से मैंने होश संभाला है, 13 साल हो गए कि मैं ग्रूम अप हुई हूँ और मैं खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखती हूँ। ना मैंने सियाहत, ना बिज़नेस, ना इंटरनेशनल नेटवर्किंग, मैंने कोई एक ऐसी पॉलिसी नहीं देखी जिसके बिना पे मैं इस हुकूमत को सपोर्ट करूँ। मेरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज्वाइन करने का मकसद और सियासत में आने का मकसद ये था चूँकि इस पार्टी ने औरतों को इज्जत दी है, औरतों को स्पेस दी है और औरतों को आगे लाया है, चाहे बाकी उनके काम जिस भी तरह हो। लेकिन एक एज अ पाकिस्तानी मेरी सोच है कि जो स्पेस खैबर पख्तूनख्वा में किस पार्टी में औरत को कौन सी जगह दी हुई है। राइट। लेकिन KPK की बहुत सारी MNAs हैं, ख़वातीन हैं जो बहुत सारी सीट्स पे भी बैठी हैं। आपको नहीं लगता कि आप अपोजिट बात कर रही हैं? वो एक फ्रेम में नहीं है, क्योंकि उनको पहले से वो या तो किसी की बहन है या किसी की भाभी है या किसी की चाची है, तो वो यहाँ पे आई है और सियासत कर रही है। लेकिन सियासत में तो पंजाब में भी यही है कि कोई किसी की बहन है, कोई किसी की बेटी है, कोई किसी की चाची है। सियासत पंजाब में ये है कि वहाँ पे कल्चरल बैरियर्स नहीं है, आसानी से लोग जो है अपने प्रोफेशनलिज्म से सियासत में स्विच आसानी से कर लेते हैं। वहाँ पे ना टोपी बुर्का पहनने का सिस्टम है कि आप सोशल मीडिया पे नहीं आ सकती, आप बिजनेस नहीं कर सकती। देखिए, आप लिंकेजेस बनाएंगी, नेटवर्किंग होगी तो आप किसी ऑर्गेनाइजेशन, सियासत, सियाहत किसी तरफ जा सकेंगी। जब आपका पहला बुनियादी जो टोपी का बुर्का है और मर्दों से दूर रहने का एक नज़रिया है और घर से बाहर नहीं निकलने का एक सोच है, तो इन लिमिटेशंस में तो आप जिन्नात के साथ सिर्फ मुखातिब हो सकते हो कि आप कमरे में बैठ जाओ, वजीफे करो, जिन्नात आए वो आपके काम करे। ठीक है, मुझे समझ आ गई। लेकिन क्या आपको लगता है कि सियासत में कोई भी लड़की पढ़ लिख कर अगर वो चाहती है कि मैं पॉलिटिशियन बनूं और उसका बैकग्राउंड ना हो, उसके साथ कोई आदमी खड़ा ना हो, तो वो आ सकती है, पॉलिटिशियन बन सकती है पाकिस्तान में? क्या कोई चांसेस हैं अगले आने वाले 10-20 सालों में?
हाँ, अगले आने वाले 10-20 सालों में है, अगर हमारे सोशल मीडिया सेल्स, हमारा पॉजिटिव पाकिस्तान, हमारा पंजाब, हमारा सिंध, हमारे खैबर पख्तूनख्वा को ये रास्ते उनके लिए खोल दे, उनकी ख़वातीन के लिए खोल दे, तो हमारी जो ख़वातीन है वो इस वक्त मोहताज है मदद की। बाहर लड़कियां जितनी भी काम करती हैं उनका नॉर्मल नैरेटिव ये होता है कि औरत औरत की दुश्मन है और कोई औरत दूसरी को आगे नहीं बढ़ने देती, और फिर भी जो मर्द हैं वो फिर भी सोसाइटी में किसी औरत को हेल्प आउट करते हैं, पर औरतें औरतों को हेल्प आउट नहीं करती। आप कितना इस नैरेटिव के साथ जो है वो एग्री करती हैं? मेरी भी यही सोच थी और यही सोच अब तक है, क्योंकि मैंने खुद फेस किया है कि एक औरत दूसरी औरत को वो इम्पोर्टेंस नहीं देती, ना अंडरस्टैंडिंग देती है, वो हमेशा अपने से कमतर समझती है औरतों को, जबकि मेरा अपना नज़रिया ये नहीं है। मैं चाहती हूँ कि औरतें आगे आए और औरतें बाहर निकले, और इसी वजह से मेरी जो फाउंडेशन है, मैं नहीं चाहती कि मेरी औरत पाकिस्तान की सोसाइटी में फंसे। मैं चाहती हूँ मैं ऐसे लिंकेजेस उनके लिए बनाऊँ कि उनकी दुनिया ही अलग हो जाए, वो डायरेक्ट बन्नू से निकल के तुर्की, चाइना, ट्रैवल कर सके और वहाँ जाके अपनी ज़िंदगी अपने आराम से जी सकें। थैंक यू सो मच। है ना, कोई लास्ट मैसेज, कोई आखिरी बात जो दिल में रह गई हो, आज तक शेयर करना चाहती हो दुनिया से और ना की हो? बीइंग अ पख्तून लेडी, मैं ये कहना चाहूँगी कि खैबर पख्तूनख्वा की औरतों को, सारी औरतों को, चाहे वो एजुकेटेड है या अनएजुकेटेड है, इस वक्त फ़लस्तीन से ज़्यादा उनको मदद की ज़रूरत है, ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि फ़लस्तीन में तो लोग मर जाते हैं, अल्लाह उनका हिसाब करता है। यहाँ पे तो ज़िंदा लाशें बन के औरतें फिर रही है, जो मुँह पे हंसी लेके और दिल में बहुत सारा गम लेके वो ज़िंदगी गुजार रही है। तो मेरी सारी दुनिया से, आउट ऑफ कंट्री, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स और स्पेशली पंजाब और सिंध से ये रिक्वेस्ट है कि वो हमारी खैबर पख्तूनख्वा की औरतों के लिए ऐसे प्लेटफॉर्म्स दे ताकि वो उस पिंजरे से, उस जंजीरों से और उस सकाफत से निकल सके। बहुत ही खूबसूरत बात की आपने। थैंक यू सो मच है ना, थैंक यू सो मच।